नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं विजय सिंह, आपका ज्योतिषाचार्य, अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय की असीम गहराइयों से महादेव से यह प्रार्थना करता हूं कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत होंगे, आपका जीवन मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरा रहे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे 30 अक्टूबर को होने जा रहे केतु के कन्या राशि में गोचर करने के संदर्भ में केतु किस किस को इस गोचर के दौरान बेहतरीन लाभ प्रदान करेंगे और क्या क्या सावधानियां और उपाय हमें करने हैं ताकि हम होने वाले इस परिवर्तन या होने वाले इस गोचर में केतु के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार राशि में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है। तो आप अवश्य ही कहेंगे कि गुरु या फिर शुक्र या फिर बुध। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा शुभ नहीं होता है, कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है केतु। हाँ, आप अवश्य ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे यह सुनकर, जबकि मैं कोई गलत विवरण आपको नहीं दे रहा हूँ। वास्तविकता में हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह केतु को माना जाता है। हालांकि ये बात हमेशा चरितार्थ इसलिए नहीं होती क्योंकि केतु कुंडली में हमेशा राहु के सामने रहते हैं और राहु हमेशा अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को लगातार देखते हैं, जिस कारणवश केतु कई बार हमें ऐसे परिणाम नहीं दे पाते हैं जो परिणाम केतु को हमें देने चाहिए। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो आज चर्चा का मुख्य विषय केतु के राशि परिवर्तन के संदर्भ में ही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आपकी राशि में केतु जो गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, आपको कैसा परिणाम देंगे अगले 1.5 साल तक। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान इस कुंडली के विश्लेषण के संदर्भ में जो आप सुनने जा रहे हैं वह अवश्य रखें। मित्रों, राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं। तो कभी भी आपकी कुंडली में राहु और केतु का अगर गोचर हो रहा है तो इनसे कभी भी आप ये अपेक्षा लगा के ना बैठिएगा कि हमेशा ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि ये आपको चाहे कितना ही अच्छा रिजल्ट दें, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बुराई के रास्ते से होकर आप तक पहुंचता है। क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो स्वाभाविक है कि हमेशा ये आपको अच्छा रिजल्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो ये साधारण जनमानस के जीवन में अवश्य देते हैं। किंतु हाँ, ये जो ग्रह हैं ये अकस्मात परिणाम देने के लिए हमेशा अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे जीवन से अचानक से परेशानियां चली जाएं और अचानक से हमें अपने व्यापार में या अपने साधारण जीवन में धन लाभ होना शुरू हो जाए, तो किसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस दृष्टिकोण से चाहे राहु केतु का गोचर हो या आपकी कुंडली में उनकी जो भी स्थिति हो, दोनों को ही अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, कोई भी गोचरीय चाल हमें दोनों तरीके से देखनी चाहिए, अपनी राशि से भी और अपनी लग्न से भी। हालांकि कोई भी गोचर जो भी होता है वह हमेशा आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि से ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हमें फिर भी एक बार लग्न से भी उसको हमेशा देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर गोचरीय चाल हमारी लग्न और हमारी राशि दोनों से ही अच्छी है तो वह ग्रह हमें स्वाभाविकतः बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि अगर उसकी गोचरीय चाल हमारी राशि से बहुत अच्छी आ रही है, वहीं दूसरी ओर लग्न से उसके गोचरीय परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस गोचर का 50% रिजल्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का गोचरीय दशा में आपको आपकी लग्न से या आपकी राशि से दोनों से ही उसका रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आप कोई भी कदम आवेश में आके ना उठाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राहु और केतु विशेषतः छाया ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो यह आपको अकस्मात रिजल्ट अगर देते हैं तो अकस्मात आपके मन में ऐसा भ्रम भी पैदा कर देते हैं जिसके चलते आप तुरंत डिसीजन लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। कई बार वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाते हैं। तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले जो आपको लगे कि बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा, ऐसे डिसीजन से पहले एक बार अपनी गोचरीय चाल अपनी राशि के अनुसार और अपनी लग्न के अनुसार अवश्य देख लें। हो सकता है कि आपका 10 मिनट का ये टाइम जो आप सुनने में या अपनी गोचरीय चाल के विश्लेषण को देखने में खर्च करेंगे,
वो आपके जीवन में होने वाले एक बड़े नुकसान से आपको बचा ले। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु और केतु कारक स्थिति में हैं या कारक भाव में हैं, या राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में हैं वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक है तथा राहु और केतु अच्छी स्थिति में भी हैं, तो ये गोचर भले ही आपकी जन्म कुंडली या आपकी लग्न कुंडली के अनुसार खराब भी बताया जा रहा हो, तब भी आप ये मान के चलिएगा कि अंतिम निर्णय आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही होगा और उसी के आधार पर आपको ये फल मिलेगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ इतना ज़रूर देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु और राहु की स्थिति कारक है या मारक है, एवं किस ग्रह के साथ वो बैठे हुए हैं, और अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो आपको क्या फल देंगे वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही विश्लेषण करा जाएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा अगर आपके मन में आती है तो हमारा आपको यह सुझाव होगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से अवश्य कराइए, क्योंकि ये 1.5 साल अगर आपने नज़रअंदाज किया तो उसके परिणाम अगर घातक हुए तो आप उसके बाद अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने जाएं। इससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाले फॉर्मूला को अपनी लाइफ में फॉलो करें। तो मित्रों, बात करते हैं अपनी काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो आपकी कुंडली में अगर लग्न स्थान पर 2 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पर चंद्रमा है अगर वहाँ 2 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए केतु का गोचर आपके 5वें भाव से होने जा रहा है। यह पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, ऑलरेडी राहु आपकी राशि से 11वें भाव में स्थित हैं। तो राहु का 11वें भाव से गोचर करना और केतु का 5वें भाव से गोचर करना बहुत सारे मामलों में आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम देने वाला है। 5वें भाव से केतु का गोचर, जहां एक तरफ राहु आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, केतु उसी इनकम को मैनेज करने के लिए आपको प्रबल बनाएंगे या क्षमता प्रदान करेंगे। आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा शक्ति, एक अजब सा इंट्यूशन इस दौरान आप अवश्य महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु अच्छी स्थिति में हैं और आपकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई अगर प्रॉब्लम चलती आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय होंगे वो निर्णय बहुत ही प्रभावशाली होंगे। आने वाले समय में ये निर्णय आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी इंटेलिजेंस से, अपने समझदार होने के कारण आप ऐसा फैसला कोई ना कोई अवश्य लेंगे जो भविष्य में आपके लिए नए इनकम के स्रोत अवश्य खोलेगा। आपका नेम और फेम दोनों ही आगे बढ़ेंगे, अर्थात आपके कार्यक्षेत्र में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। लोग आपको जानेंगे, आपके काम को अवश्य जानेंगे, आपका यश बढ़ेगा, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट आपके कार्यक्षेत्र में और आपके समाज में अवश्य बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें पंचम भाव में केतु अगले 1.5 साल तक आपको देंगे। पंचम भाव में बैठकर केतु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव जो कि धर्म का भाव माना गया है, तो इस दौरान आप अपने आप को काफ़ी धार्मिक भी महसूस करेंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आप धार्मिक यात्राओं पर भी अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पिता पक्ष के साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा था या आपके रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास थी, तो वह भी अवश्य दूर हो जाएगी। आपको अपने पिता से एक अतुलनीय सहयोग अवश्य प्राप्त होगा इस दौरान। तो प्रयास करना है कि इस दौरान आपको धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है और धार्मिक बने रहना है। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी प्रकार के अगर व्यसन इत्यादि करते हैं तो घर में बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि अगर आप बाहर भी नहीं करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। वहीं केतु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जहां पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं। यह गोचर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़बरदस्त रहने वाला ही है। इनकम में तो फॉर श्योर आपकी वृद्धि होनी ही है। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट होना या प्रमोशन होना भी संभवतः पॉसिबल है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और लंबे समय से उसमें स्थिरता बनी आ रही थी, कांस्टेंट चलता आ रहा था, कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो इस 1.5 साल में आपके बिज़नेस में एक अतुलनीय ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि केतु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और लग्न भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से ये आपको थोड़ा सा आइसोलेशन, यानी कि आपको थोड़ा अकेलापन अवश्य देगी। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप थोड़ा सा ऐसा प्रतीत करेंगे कि आप अगर हो सके तो अकेला टाइम स्पेंड कर सकें, या फिर आप किसी का इंटरफेरेंस अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी पर्सनल लाइफ में पसंद नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि वो डिसीजन आपके खुद के हों, कि आप
कोई भी डिसीजन जो लेंगे वो इस दौरान सोच समझ कर लेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी वाक्पटुता यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़बरदस्त तरीके से सुधरेंगी और एक बार उभर कर लोगों के सामने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी जिनके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। मित्रों, मैंने शुरुआत में कहा था कि राहु केतु हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दें, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी अवश्य देते हैं। तो क्या नेगेटिव रिजल्ट रहने वाले हैं उनके बारे में आइए चर्चा करें। तो चूँकि केतु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो पेट से संबंधित अगर कोई समस्या आपको चली आ रही थी या अगर कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो उसको लेके आपको थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। कोशिश करिएगा कि इसको आप बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें और आप इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। आपको लगता है किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आपके पेट संबंधित आ रहा है तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कर लें। आपको अपने पर्सनल रिलेशंस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूँकि आप अपने आप को बहुत व्यस्त महसूस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने पर्सनल रिलेशंस पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, तो उस पर भी ध्यान देने की आपको अनिवार्यता रहेगी। चूँकि आपकी व्यस्तता के कारण इसका प्रभाव आपके पर्सनल रिलेशंस पर ज़रूर पड़ेगा, तो रिलेशंस थोड़े से ख़राब होने की आशंका ज़रूर है, तो इसीलिए पहले से उसका ध्यान रख के आपको चलना पड़ेगा। देखिए मित्रों, कोई भी ग्रह का गोचरीय चाल हो वो आपको तब तक इफ़ेक्टिव नहीं महसूस होगी या तब तक आपको अफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए प्रयासरत नहीं होंगे। आपको प्रयासरत रहना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप रिश्तों के मामले में अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धर्म के भाव में जो केतु की दृष्टि है वो फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। प्रयास कीजिएगा कि आप अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। और 11th हाउस में जो केतु की दृष्टि पड़ रही है, चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी राहु हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को मधुर बना के रखें। और लग्न भाव में इसकी दृष्टि पड़ने से आपको अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर लिमिटलेस आपकी इच्छाएं जागृत हो जाएं। अगर कोई अच्छा परिणाम आपको मिलता है तो आपको वहीं अपनी इच्छा शक्ति को भी थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप उसके पीछे भागने के लिए पूर्ण रूप से बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दें और प्रयास करना है कि जो आपको मिल रहा है उसमें आप संतोष करें। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मुझे इससे और बड़ा रिज़ल्ट चाहिए या इससे और ज़्यादा रिज़ल्ट चाहिए और उसको चेज़ करने के लिए आप बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में बैठा है तो आपके साथ ये होना संभवतः 99% तक पॉसिबल रहेगा। तो जब भी आपके मन में कोई इस प्रकार का विचार आए तो 2 बार अवश्य सोचें। क्योंकि ये तो तय है कि इस दौरान आप ग्रो करेंगे और बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी ग्रोथ के चक्कर में पीछे छोड़ दें और जब आप मंजिल पे पहुँचें तो आप अपने आप को अकेला पाएँ। तो प्रयास करना है कि इस 1.5 साल तक आपको अपने रिश्तों की मधुरता को बनाए रखना है, वाणी पे कंट्रोल करना है और जो ग्रोथ आपको मिले उसको लेके अकस्मात उस ग्रोथ की वजह से बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। 2 बार सोचना है, विचार करना है। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है और अगले 1.5 साल में आप बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे। इसी कामना के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि आपको यह राशिफल अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ऐसे साथी जिनकी राशि सेम हो उनके साथ यह अवश्य शेयर करें ताकि उन तक भी यह आवश्यक सूचना या आवश्यक विश्लेषण पहुंच सके और अगले 1.5 साल में होने वाले गोचरीय प्रभाव से उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं या किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है उसके उपाय वो अभी से कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।